नमस्कार मित्रों, मैं ओम सिंह भाटी। आज इस वीडियो में बात करेंगे आरपीएससी द्वारा जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में, जो नोटिफिकेशन आपके वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान या वरिष्ठ अध्यापक जितने भी 8 सब्जेक्ट है, टोटल कितने विषय हैं, 8 विषयों के ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और टोटल जिसमें पद कितने हैं 2129 पदों पर ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि अपन जानते हैं कि कितने पद हैं, बहुत कम पद है ये। अगर स्कूलों में खाली पदों को देखते हुए देखें तो ये 2100 पद वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर के लिए बहुत कम पद माने जाते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस नोटिफिकेशन में एक लाइन लिखी गई, क्या लिखा गया है कि ये पद स्थायी हैं और विभाग से प्राप्त विषयवार रिक्त पदों यानी पदों की संख्या में कमी भी की जा सकती है और वृद्धि भी की जा सकती है। कमी वाला शब्द अपने बैठ नहीं रहा है, अपन वृद्धि की उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इस वैकेंसी के अंदर 100% उम्मीद है कि यहाँ पर क्या होंगे, पद बढ़ेंगे और बहुत अच्छे पोस्टों पर ये वैकेंसी होगी, ऐसी उम्मीद है। अब इस वैकेंसी के अंदर सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो गणित विषय की है। कितनी पोस्ट है? गणित के लिए 694 पद है, जिसमें 529 पद किसके लिए हैं? नॉन टीएसपी में हैं। नॉन टीएसपी में कितने हैं? 529, 539 है और 155 जो पोस्ट है वो आपके किसके अंदर है? टीएसपी के अंदर आती है। दूसरी बात, अपनी दूसरी जो अधिक पोस्ट किसमें है? वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के लिए, आपकी साइंस के लिए 261 पद हैं, 261 पोस्ट हैं, वो किसके अंदर आती है? नॉन टीएसपी के अंदर आएगी। और 89 पोस्टें किसके अंदर आती है? आपके टीएसपी के अंदर आएंगे। और टोटल पोस्ट विज्ञान के अंदर कितनी है? 350 पोस्ट हैं, जो कि बहुत कम पोस्ट हैं। और ये जब भी एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम कब होगा इसमें अपन आगे बात करेंगे, लेकिन 100% जब भी एग्ज़ाम होगा तब ये पद बढ़कर आएंगे। ये लाइन, एक स्पष्ट लाइन लिखी है कि पदों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है, कमी भी की जा सकती है। तो आपके इस नोटिफिकेशन के अंदर 100% पदों में वृद्धि होगी। उसके बाद में बात करते हैं टोटल जो पद है वो कितने हैं? 2129 पद हैं। उसके बाद में अपने जो काम की चीज़ देखते हैं कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या हो सकती है। तो विज्ञान वालों के लिए अपन बात करते हैं तो इसके अंदर आपके क्या होनी चाहिए? एक तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके बीएड होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इन दोनों के लिए अगर आपके पास ये बीएड भी है और ग्रेजुएशन है, उसके अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट होनी चाहिए? अगर आपके पास फिजिक्स है, कोई भी कितनी सब्जेक्ट होनी चाहिए? 2 सब्जेक्ट होनी चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। कौन सी? फिजिक्स हो सकती है, केमिस्ट्री हो सकती है, दोनों सब्जेक्ट हैं ये आपके, दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री। मतलब जो मैथ वाला बंदा है वो सेकंड ग्रेड साइंस से दे सकता है, क्योंकि उसके ग्रेजुएशन के अंदर कितनी सब्जेक्ट हैं? 2 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन सी है? केमिस्ट्री भी है और फिजिक्स भी है। फिर जो बायोलॉजी वाला है, जो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री जिसकी थी, सीबीजेड थी, वो भी दे सकता है, क्योंकि उसके जूलॉजी भी है, बॉटनी भी है और केमिस्ट्री है, ये भी दे सकता है। माइक्रोबायोलॉजी जिसके रही है वो भी दे सकता है। बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड डिग्री इन डिप्लोमा इन द एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पर आपके पास में बीएड होनी चाहिए और बीएड के साथ साथ में ग्रेजुएशन से 2 सब्जेक्ट होनी चाहिए। अगर ग्रेजुएशन से 2 सब्जेक्ट मतलब आपके पास केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री मतलब उसके बाद में यहाँ आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री है, तो आप मैथ वाला बंदा भी सेकंड ग्रेड साइंस से एग्ज़ाम दे सकता है और साइंस वाला तो वैसे भी देगा। तो मतलब बीएड और ग्रेजुएशन की 2 सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए, तो आप साइंस से सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके बाद में शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। यहाँ आप अगर कोई अपेयरिंग में है तो एग्ज़ाम कब दे सकता है? तो पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। मतलब अगर आपके बीएड चल रही है, बीएड सेकेंड ईयर में हो तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो, या सम्मिलित हो रहा है, सम्मिलित हो चुका हो, मतलब जिसकी बीएड हो गई हो, या उसमें अंतिम वर्ष मतलब बीएड सेकेंड ईयर के अंदर है, तो वो वाला व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व। मतलब आपकी जो एग्ज़ाम डेट आएगी, आपकी जो एग्ज़ाम डेट आती है उससे पहले पहले आपकी शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। सबूत देने का मतलब वो आपके पास रिजल्ट की डेट होनी चाहिए कि इस तारीख को हमारा एग्ज़ाम हुआ था और हम इसी तारीख से पहले पहले हमारे बीएड की डिग्री बिल्कुल कंप्लीट थी। अब कोई पूछेगा कि मेरे जो 4 साल वाला
कोर्स होता है, बीएससी बीएड साथ में चल रही है, उसमें अगर आपने बीएससी थर्ड ईयर का एग्ज़ाम दे दिया है, मतलब बीएससी थर्ड ईयर का एग्ज़ाम आपके हो गया है, अभी आप किस में होंगे, बीएससी बीएड फोर्थ ईयर में होंगे, तो आप ये वाला फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 100% ये आप एग्ज़ाम दे सकते हो, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका हो या शामिल हो रहा है, तो वो वाला व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। लेकिन उसको क्या करना होगा, आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा होने से पूर्व शैक्षणिक योग्यता का जो आपके सबूत है वो आपको देना पड़ेगा। मतलब आपको बताना पड़ेगा कि इस दिन मेरा रिजल्ट आया था और इससे पहले एग्ज़ाम डेट से पहले पहले मेरा रिजल्ट आ गया था। वेतन का रनिंग पे बैंड क्या रहेगा, ये मैट्रिक लेवल 11th में आता है और इसका ग्रेड पे है वो 4200 है, और जो आपका प्रोबेशन होगा उसमें आपको फिक्स दे दिया जाएगा। उसके बाद में आयु सीमा में कुछ छूट भी दी गई है। तो आपकी आयु 1/1/2026 को 18 वर्ष या अधिकतम 40 वर्ष से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। उक्त आयोग द्वारा वर्ष 2022 में विज्ञापित किए गए थे, जिसके तहत आयु की गणना के आधार पर 1/1/2023 रखा गया। तत्पश्चात पदों में विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। जो अभ्यर्थी 1/1/2026 को अधिक आयु के होते हैं उन्हें नियमों में अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ठीक है, उसके अनुसार ये ओबीसी वालों के लिए, अति पिछड़ा वर्ग है जो ईडब्ल्यूएस वगैरह है, उनको 5 वर्ष की छूट दी जाती है। या फिर कोई महिला है जो अनुसूचित जाति की है, अनुसूचित जनजाति की, अन्य पिछड़े वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की, उसको 10 वर्ष की छूट दी जाती है। और जनरल की महिला है उसको 5 वर्ष की छूट दी जाती है। और अधिकतम आयु तक कोई सीमा नहीं है। किसकी विधवा और जो परित्यक्ता है उनके मामलों में कोई छूट यहाँ पर आपको नहीं दी गई है। उसके बाद में बात करते हैं कोई और अगर बात करें तो ये चयन की प्रक्रिया, क्या चयन की प्रक्रिया रहेगी, अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। मतलब आपके एग्जाम होगा, वो तो सीधी बात आप सबको पता है। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक यानी उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ अपने साइंस में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि एक ही पारी के अंदर हो रहा है एग्जाम, तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा। ये सामान्यकरण वाली प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। मतलब सामान्यकरण का मतलब ये होता है कि किसी कैटेगरी के अंदर SC ST को छोड़कर अगर किसी कैटेगरी में जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी के अंदर इनके अंदर अगर पोस्ट खाली रहती है तो फिर उसको सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा, जैसा कि ये पिछले एग्जाम में भी हुआ था। संबंधित सेवा नियम के 28 के अनुसार आयोग के उपयोग, ये इसमें कुछ नहीं है, मेरिट के क्रम से व्यवस्थित होंगे, ये तो है। परीक्षा का स्थान और परीक्षा का स्थान और तिथि के संबंध में यथा सूचित कर दिया जाएगा। अब मैं मेरे अनुभव के आधार पर और मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ कि ये जो आपका एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम कब होगा, तो ये आप सुन लीजिए कि ये एग्ज़ाम आपका 2025 के लास्ट में, मेरा अनुमान है 2025 के लास्ट में 3 मंथ, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन तीनों महीनों के अंदर कभी भी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो सकता है। और 100% पोस्टें बढ़ के आएगी, 1000+ पोस्टों पर ये वैकेंसी होगी, उम्मीद है। देखो, और वैकेंसी में भी लिखे हैं कि ये पद बढ़ेंगे। तो अगर कोई उन पदों को देखकर अपना जो लक्ष्य है, अपना टारगेट अगर मोड़ के जा रहा है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने 6 महीने 7 महीने तक बायोलॉजी केमिस्ट्री को पढ़ा है, अब आप छोड़ के जा रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। आपको छोड़ना नहीं है, आपका टारगेट लेके आपको 100% करना है। या आपके पास अभी भी 8 से 10 महीने हैं, अभी भी 8 से 10 महीना है अगर आप रेगुलर तैयारी करते हो। बाकी आप ईजे सिलेक्शन के साथ जुड़े रहना। विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस संस्कृत एजुकेशन के एग्ज़ाम में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ इस चैनल से या फिर यहाँ इस प्लेटफॉर्म से हमें क्या मिल रहा है, वो आप देख लेना। ठीक है, फिर आवेदन कब करेंगे, 26/12/2024 से, मतलब 26 दिसंबर से एग्ज़ाम के आपके आवेदन स्टार्ट होंगे और 24 जनवरी तक रात को 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। मतलब आपको 1 मंथ के लिए फॉर्म भरने के लिए दिया गया है। फिर उसके बाद में बात करें और क्या क्या रहेगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट वाली सिस्टम है तो उसको छोड़िए, जो आप नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लेना। OTR वगैरह आपके होना चाहिए, ये OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन वाला आपके पास होना चाहिए। ये शुल्क बताई गई है कि एक बार पंजीयन शुल्क कार्मिक विभाग के नोटिफिकेशन 2 के अनुसार 19/4/2023 के समस्त विद्यार्थियों हेतु शुल्क लिया जाएगा। कितना, अगर सामान्य अनारक्षित पिछड़ा वर्ग का है, मतलब क्रीमिलेयर के अंतर्गत आता है, और जनरल के लिए 600 रुपये फीस रहेगी। आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलेयर और पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलेयर के लिए 400 रुपये रहेगा। और आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों के लिए, EWS वालों के लिए भी कितना रहेगा, 400 रुपये ये आपकी फ़ीस रहेगी फॉर्म भरने की। फॉर्म आप भर देना जब भी करो। बाकी और भी
अगर कुछ अपन देखते हैं तो ये आपका स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सीनियर टीचर, आपके जो सिलेबस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। द एग्जामिनेशन सेल कैरी ऑन 500, टोटल कितने मार्क्स का पेपर होगा, दोनों पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट होगा और पेपर उसके साथ में सेकंड भी होगा, लेकिन दोनों के अलग अलग मार्क्स है। टोटल कितने मार्क्स का होगा, 500 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है, जिसमें एक तो जीके का पेपर होगा और एक क्या होगा, सब्जेक्ट का पेपर होगा। जीके का पेपर कितने नंबर का, जीके का पेपर 200 नंबर का होगा, मतलब कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे टोटल फर्स्ट पेपर के अंदर, ठीक है। ड्यूरेशन द क्वेश्चन ऑफ, मतलब यहाँ पर कितना टाइम दिया जाएगा, जीके के अंदर आपको कितने टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी ऑन 100 क्वेश्चन, कितने एमसीक्यू होंगे, जो कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे जीके के। उसमें क्या पूछा जाएगा, उसमें पूछा जाएगा ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, जनरल नॉलेज, मतलब जीके के लिए संबंधित हो सकता है। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, केवल राजस्थान का करंट पढ़ना है, उसके अलावा आपके कुछ नहीं पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, जनरल नॉलेज होगा, किसका होगा, वर्ल्ड का होगा और इंडिया का होगा। और एजुकेशनल साइकोलॉजी, कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल ये जीके की रणनीति अपन एक अलग वीडियो में बात करेंगे कि जीके के पेपर में कितने, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो भी बात करेंगे। उसके बाद में आपकी नेगेटिव मार्किंग तो होगी और उसके बाद में एक बढ़िया दे रखा है कि द मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स शैल बी 40%। ये ध्यान रखना कि इस पेपर के अंदर दोनों पेपर में अलग अलग 40%, मतलब पेपर फर्स्ट, और ये पेपर फर्स्ट है और ये पेपर सेकंड है, इसमें भी आपको 40% लाना है और इसमें भी आपको क्या करना है, 40% लाना है। 40% का मतलब पहले पेपर के अंदर आपको 40 क्वेश्चन करने हैं तब आप क्वालिफाई हो, और सेकंड पेपर के अंदर आपको 60 क्वेश्चन करने हैं, मतलब 80 नंबर लाने हैं और 120 नंबर लाने हैं। ये अगर आप ले आते हो, 80 की जगह आपके 79 भी आ गए तो भी आप बाहर हो, या 119.99 आ गए ना तो भी आप क्या हो, बाहर हो। 100 मतलब आप उस काउंटिंग नहीं होंगे, आपकी रिजल्ट भी आगे चेक नहीं होगा, क्योंकि आप इस एग्ज़ाम से बाहर हो चुके हो। अगर ये 40% का क्राइटेरिया आप क्रॉस नहीं करते हो तो आप बाहर हो। दोनों पेपर में याद रखना, दोनों पेपर में अलग अलग 40%। मैं तो बोलता हूँ ये बहुत बढ़िया हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये मेरिट पर इफेक्ट पड़ेगा, मेरिट पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि दोनों पेपर को साइंस में क्वालिफाई करना, दम चाहिए, ताकत चाहिए उसमें, तो जो पड़ेगा उसमें तो ताकत होगी, जिसका सिलेक्शन होना है तो वो तो हो जाएगा। बाकी दुनियादारी है, कुछ चमचे बैठे हैं बातें करने वाले, करते रहेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको 40% दोनों अलग अलग पेपर के अंदर क्वालिफाई करना जरूरी है, ये आप अच्छे से समझ लेना है ना। उसके बाद में सेकंड पेपर सब्जेक्ट का होगा, 300 नंबर का होगा और आपको टाइम दिया जाएगा 2.3 ओवर, 2 घंटे और 30 मिनट का समय दिया जाएगा। 150 मल्टीपल एमसीक्यू होंगे आपके, और यहाँ पर भी आपके नेगेटिव मार्किंग होगी, और द मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स भी 40%, मतलब सब्जेक्ट के अंदर भी आपको 40% का रूल आपके लगेगा। और लगेगा का मतलब आपको कितने सब्जेक्ट के पेपर 150 क्वेश्चन होते हैं, और 150 में से 60 क्वेश्चन ये आपका क्या है, क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन है, सिलेक्शन नहीं है, ये क्वालिफिकेशन है। और सिलेक्शन के लिए आप साइंस के अंदर 75 से 80 क्वेश्चन कर देना, सिलेक्शन की गारंटी है। 75 से 80 क्वेश्चन सेकंड ग्रेड साइंस के अंदर अगर हो जाते हैं तो फिर वो सिलेक्शन है। पिछली बार तो जिसने 60 की है उसके भी सिलेक्शन हुआ है, आप तो 75 की बात करते हो, लेकिन 60 किया उसने भी हुआ। लेकिन अब की बार थोड़ा सा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। कैसे बढ़ा है वो तो आप जानते ही हो कैसे बढ़ा है। ये मत बोलना कि ये जो सिलेक्शन ने कंपटीशन को बढ़ा दिया, वो बात अलग है, लेकिन कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 40% का रूल है तो बहुत अच्छा है। तो ये आपके दोनों पेपर में अलग अलग आपको 40% का रूल है। उसके बाद में पेपर सेल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसका होगा, नॉलेज ऑफ सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का लेवल होगा, 10वीं और 12वीं तक का लेवल होगा। तो 10वीं तक का साइंस में पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, सीनियर सेकेंडरी लेवल का आप पढ़ लेना। 11th 12th की किताबों को जरूर अच्छा कर लेना, ये मैंने पहले भी वीडियो बनाया उसमें बताया। नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन का आपको नॉलेज होना चाहिए, टीचिंग मेथड का नॉलेज होना चाहिए। ये तीनों सब्जेक्ट हैं, ग्रेजुएशन की, टीचिंग मेथड की और 11th 12th की सीनियर सेकेंडरी लेवल का और सेकेंडरी लेवल का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ये OMR भरने से संबंधित रूल्स हैं, उसमें कोई इतना खास है नहीं। मोबाइल नंबर वाला छोड़िए, ये भी कोई अपने काम की चीज़ है नहीं,
ठीक है। तो ये पूरा एक नोटिफिकेशन था जिसमें जो भी आपका डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो। तो दूसरी बात, इसमें और भी कुछ काम की चीज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप सेकंड ग्रेड साइंस से तैयारी कर रहे हो, मुझे पता है कि बहुत सारों ने स्टार्ट भी कर दी होगी, संस्कृत एजुकेशन की कर रही है तो वो तो उसको छोड़ के जाना ही नहीं है। जो संस्कृत एजुकेशन सेकंड ग्रेड की जिसने तैयारी की अच्छे से, वो जाएगा क्यों? क्योंकि उसने 12 महीने से पूरे सिलेबस को पढ़ लिया। अब वो छोड़ के थर्ड ग्रेड की तरफ जाएगा तो वो बहुत भटक जाएगा और उसका दोनों तरफ सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप सेकंड ग्रेड साइंस से तैयारी कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास एक तो बीएड होनी चाहिए और दूसरा उसके पास आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब कोई बोल रहा है कि मेरे बीएड क्या है, रनिंग है या मेरे अपीयरिंग है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर अपीयरिंग है, अगर आप बीएड के किस साल में हो, सेकंड साल में हो, सेकंड ईयर में हो, तो आप ये फॉर्म भर देना। ठीक है, सेकंड ईयर में हो तो फॉर्म भर देना। और जिसके बीएससी प्लस बीएड ये दोनों साथ में 4 वर्ष वाला कोर्स चल रहा है, अगर वो अंतिम वर्ष में है, अंतिम वर्ष का मतलब फाइनल ईयर के, उसने थर्ड ईयर के एग्ज़ाम दे दिए हो और चौथे साल में है, तो वो भी उसको क्या करना है, फॉर्म भरना है। ठीक है, उसके बाद में अब इसके लिए जिसने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो उसका एक अलग से रणनीति को लेकर अपन एक वीडियो बनाएंगे। कब? जब ये संस्कृत एजुकेशन वाला एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद प्रूफ के साथ मिलेंगे अपन, अच्छे से एक रणनीति वाला शेयर करेंगे। बाकी अगर कोई भटक रहा है कि मैं सेकंड ग्रेड में जाऊं या रीट में जाऊं, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप सेकंड ग्रेड की करो तो आपके पास क्या होना चाहिए, अगर आप थर्ड ग्रेड की करो तो क्या होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात आप याद रखना, इसको समझ लो पहले। अगर आप थर्ड ग्रेड की, पहले मैं थर्ड ग्रेड का बता रहा हूँ, बाद में मैं सेकंड ग्रेड का बताऊँगा। थर्ड ग्रेड के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, रीट का पात्रता क्लियर होनी चाहिए। अब पात्रता क्लियर करने के लिए आपको क्या आने चाहिए, साइंस आनी चाहिए, उसके बाद में मैथ आनी चाहिए। इसके कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन ये आने चाहिए। उसके बाद में साइको आनी चाहिए, साइको के कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। हिंदी आनी चाहिए, हिंदी के कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। और संस्कृत ले सकता है या इसके साथ में इंग्लिश ले सकता है, कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। ये 150 क्वेश्चन किसके लिए, ये तो अभी पात्रता के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर किसी की पात्रता क्लियर नहीं है तो ये वाला पात्रता का एग्ज़ाम, आपकी डेट भी आ गई है, कब होना है, 27 फरवरी को होना है। दूसरी बात है कि यहाँ पर आपका जो मेन एग्ज़ाम होगा, मेन एग्ज़ाम भी कितने क्वेश्चन का होगा, 150 क्वेश्चन का होगा। और अधीनस्थ बोर्ड का आप सिलेबस देख लेना, अधीनस्थ बोर्ड का आप सिलेबस देख लेना कि इसके अंदर क्या क्या दिया है। ठीक है, इसके अंदर कंप्यूटर भी है, गणित भी है, साइंस भी है, जीके भी है, उसके साथ साथ में शैक्षिक परिदृश्य भी है, बहुत सारा। इतना बड़ा सिलेबस पढ़ने के बाद भी यहाँ आप अपना सिलेक्शन श्योर नहीं मान सकते। दूसरी बात, यहाँ अगर आप रीट की तैयारी या थर्ड ग्रेड की तैयारी करने जाते हो तो मैथ के 30 क्वेश्चनों को देख के जाए। अगर आप मैथ के में वो 20 से लेकर 25 क्वेश्चन नहीं करते हो तो आप सीधा बाहर हो, क्योंकि बाकी वाला पोर्शन साइंस वालों की जीके तो वैसे भी कमज़ोर होता है ना। तो ये आप 20 से 25 क्वेश्चन अगर मैथ के नहीं कर पा रहे हो, मैं तो ये बोलूँ कि साइंस के जो 30 क्वेश्चन आएंगे आपके, उसमें भी 20 से 25 नहीं होंगे तो आप मैथ के कौन से कर दोगे, क्योंकि लेवल का पेपर आता है। अधीनस्थ बोर्ड का कोई सिलेबस फिक्स नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, आरपीएससी की तरह वो नहीं है। तो यहाँ पर आपको यह, अगर जिसका साइंस मैथ जिसका अच्छा है वो रीट की तैयारी करे, क्योंकि वहाँ पोस्ट थोड़ी ढंग की मिल सकती है, आप वहाँ तैयारी कर सकते हो। लेकिन जिसकी मैथ नहीं है तो वो सेकंड ग्रेड से भी हाथ धो देगा और थर्ड ग्रेड से भी हाथ धोगा। फिर आने वाला 4 साल, मैं बोल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, आने वाले 4 साल बेरोजगार बैठना पड़ेगा। अगर आप डिसाइड करिए कि पहले मुझे करना क्या है। दूसरी बात और है कि दोनों हाथ में आपके लड्डू कभी नहीं आएंगे, दोनों हाथ में लड्डू कभी नहीं आएंगे। कोई भी एक टारगेट फिक्स कर दीजिए। मैंने भी पिछली बार किया था, मुझे मैथ नहीं आती थी, मैं बता रहा हूँ, मुझे मैथ नहीं आती थी। 30 क्वेश्चन मुझे 30 में से मैं तो मानूँ मेरे 5 भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि मुझे मैथ नहीं आती, सीधी बात है। अब मैं वहाँ कितने 9000 लगभग 8500 पद थे। अब 8500 पदों को देख के मैं यहाँ करता तो वहाँ मैं बाहर था, मेरा सिलेक्शन नहीं होता। मैंने सेकंड ग्रेड को क्यों चुना? क्योंकि मेरी सब्जेक्ट बहुत अच्छी है। क्या क्या सब्जेक्ट आएगी आपके इसमें? केमिस्ट्री आएगी, बायो आएगी और आपकी क्या आएगी,
फिजिक्स आएगी। कितने क्वेश्चन होंगे? केमिस्ट्री के लगभग 42 से 45 क्वेश्चन होते हैं, बायो के लगभग 50 से 55 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स के लगभग 35 से 40 क्वेश्चन होते हैं। आप इसको छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पढ़ के जाओ। पिछले एग्जाम में मैंने इसको नहीं पढ़ा, मेरा सिलेक्शन हो गया। अब ये 30 क्वेश्चन यहाँ आप छोड़ के जा रहे हो, रीट के अंदर ये 30 क्वेश्चन आप बिल्कुल छोड़ के जा रहे हो, तो आप सीधे परीक्षा से क्या हो रहे हो? बाहर हो रहे हो। तो बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हम रीट की करें या सेकंड ग्रेड की करें। मैथ आती हैं तो आप सेकंड ग्रेड में ये आप जाना, थर्ड ग्रेड की तरफ जाना। मैथ नहीं आती है तो सेकंड ग्रेड आपके लिए बढ़िया रास्ता है, क्योंकि आप केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन, 40 से 45 क्वेश्चन और 50 ये, और 20 क्वेश्चन आपके किसके आते हैं? टीचिंग मेथड के आते हैं। तो ये 40 क्वेश्चन छोड़ दो, पीछे कितने हैं? 110 क्वेश्चन है। और 110 में से मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप 75 से 80 क्वेश्चन कर देते हो सेकंड ग्रेड साइंस में, अगर 75 से 80 क्वेश्चन इधर और 60 से 65 क्वेश्चन जीके में कर देते हो, तो कितने होंगे? ये 5 और 14 145, और ये 5 और 13 135, मतलब 270 से लेकर 290 नंबर होते हैं। और इतनी मेरिट सेकंड ग्रेड के अंदर कभी जाएगी। तो ये जो पूरा बायोडाटा बता रहा है कि आपको किसकी करनी चाहिए। मैथ आती है, ये रीट के अंदर आपको अगर मैथ आती है, अगर आपको गणित आती है, ये मैथ के 30 क्वेश्चन अगर आप कर देते हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मैथ का पेपर बहुत इजी आएगा। कोई नहीं, मेरे आए थे 134 नंबर थे। लेकिन बात वो है ना कि यहाँ आप कितना करते हो। अधीनस्थ बोर्ड का जो पेपर मेन एग्जाम का होगा वो मैथमेटिक्स में हवा उड़ा देगा, सीधी बात है, नहीं होगा वहाँ। तो बायो वाला जैसे मेरे जैसा कोई कमज़ोर दिमाग का कोई छात्र है तो वो मैथ तो कर नहीं पाएगा। तो सिलेक्शन कहाँ से होगा? ये 30 क्वेश्चन आपको बहुत बहुत मारेंगे। अभी बता रहा हूँ, ये 30 क्वेश्चन आपको अगर नहीं आते हैं तो आप रीट की तैयारी मत करना, रीट की तैयारी नहीं करना। हालांकि देखो बीच में टाइम मिल जाएगा आपको, 3-4 महीने सेकंड ग्रेड और रीट के महीने में 2-3 महीने का टाइम मिलेगा, आप वहाँ अपने को ट्राई कर सकते हो कि मैथ। लेकिन आप इसको तो बढ़िया करो। किसको बढ़िया करना है आपको? बायो के 40 से 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 से 55 क्वेश्चन आते हैं। मैं तो बोलूँ 50 क्वेश्चन बायो के आते हैं, 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं और 20 टीचिंग मेथड के आते हैं। टोटल कितने हो गए? 110 हैं। 110 में 75 से 80 क्वेश्चन लाओ, करो इसको, लगाओ। अब ये लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये लाने के लिए आप अपने अनुसार तो पढ़ो ही पढ़ो, लेकिन ये लाने के लिए आपके पास में ईजी सिलेक्शन है। ये मैं गारंटी देता हूँ कि 75-80 क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम के अंदर देने की गारंटी देता हूँ। गारंटी तो देखो शिक्षा में तो कोई गारंटी होती नहीं है, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये 75 से जो 80 क्वेश्चन होंगे उसको डायरेक्ट एग्जाम में लाने की कोशिश करेंगे। पूरा का पूरा एनालिसिस करके आपके सामने रख दूंगा, लेकिन विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। ये विश्वास करने के लिए ये आपका दिसंबर में जो संस्कृत शिक्षा वाला पेपर है ना, ये बता देगा कि यहाँ से क्या मिला। ठीक है ना? देखो आलोचना करने वाले तो हैं तो उससे हम सीखेंगे, लेकिन लोग बुराई कर देते हैं ना, तो बुराई करने वाला बेचारा खुद कुछ कर नहीं पाता है, इसलिए वो अपनी बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं। उनका खुद का कुछ नहीं हो सकता। वो उनकी बातें सुन के उनसे उलझने का काम करोगे तो कोई मतलब नहीं है। आप अपने टारगेट में रहिए। कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैंने मेरे नंबर दे रखे हैं। अपने वो इतिहास रचने वाली वो बातें है नहीं कि कॉल पर बात करेंगे इतिहास रच देंगे, नहीं रचना अपने इतिहास। अपन तो नॉर्मल हैं और नॉर्मल रहेंगे, बात करेंगे। जो भी आपका डाउट होगा उसको 100% कॉल पे क्लियर करेंगे। जो भी इस वैकेंसी से संबंधित और भी आपका कुछ डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बाकी ये पेपर हो जाने दीजिए। जनवरी के अंतिम जो लास्ट वीक है उसके अंदर एक टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, और जनवरी के लास्ट वीक के अंदर केमिस्ट्री की एक अपनी बुक भी आ रही है। आपने देखा होगा उसका ट्रेलर, मैं कुछ फ़ोटोज़ शेयर करता हूँ। तो उस केमिस्ट्री के अंदर मेरा ये प्रयास मैं कर रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आए वो इस बुक में से मिले, और उतना शानदार मैटर ग्रेजुएशन की बुक से उठा के हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर रहा हूँ। लगभग इसके अंदर 2000 प्लस क्वेश्चनों का आरपीएससी के पूछे हुए क्वेश्चन और अपनी टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, उन क्वेश्चनों का क्या मिलेगा आपको? एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और उसके बाद मैं बायोलॉजी के ऊपर काम करूँगा। अपने त्रिभुवन सिंह देवड़ा साहब को भी मैं कोशिश करूंगा कि उनको कहूँगा कि आप मिल के, अपन दोनों मिल के एक सेकंड ग्रेड के लिए गाइड भी ले आए, तो उस पर भी काम करेंगे। बहुत अच्छी आपको मैटर अवेलेबल करवा देंगे। पढ़ना आपका काम है, करना आपका काम है। बाकी और कोई मेरे लायक आपसे हेल्प होता है मुझे कॉल करके बोल दो कि मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगा, हाजिर रहूँगा, ये मेरा वादा है। बाकी पढ़ना आपको है, सब कुछ बता दिया है। इतनी कम पोस्टों को दे के भाग मत जाना। बाकी रियलिटी यही है कि पोस्टें बढ़ के आएगी। वैकेंसी में खुद में लिखा है कि पोस्टें बढ़ के आएगी। नहीं देखा हो तो एक बार और देख लेना।
ये जो पहली लाइन कहती है कि पदों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है या पदों की संख्या में कमी की जा सकती है, तो कमी वाला तो अपने नाम ही खोटो है। मारवाड़ी में कहना कि ये कमी या फिर कमियां निकालना है नाम ही खोटो है। तो अपने तो पदा में वृद्धि होनी चाहिए, है नहीं। पदा में वृद्धि होवेला तो अपना काम बढ़िया हो जाएगा और आपे तो सिलेक्शन भी ले लेना। बाकी पद 100% बढ़ के आएंगे, 350 से लेकर ये 1000 पदों तक भी जाए ना तो भी अपने बहुत बढ़िया हो जाएगा और आने वाली वैकेंसी के अंदर झंडे गाड़ के आएंगे, ये श्योर है। तो उम्मीद करता हूँ आप अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।